ये सत्ताधारी आदेश तो मतलब अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा अरविंद केजरीवाल का। दिस इज अ डू और डाई बैटल। देखिए संदीप जी, सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 12 से 15% वोट शेयर का टारगेट रखा है कि वो कैसे 4.5% से 12 से 15% पहुंच जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और अरविंद केजरीवाल की इसमें हार हो सकती है। ऐसी इनकी रणनीति है। इसीलिए राहुल गांधी की एक पदयात्रा डिजाइन की गई है। जल्दी उसकी शुरुआत होने वाली है और उन्हीं सीटों पर जाएंगे जहां जहां कांग्रेस पार्टी की जीतने की संभावना है, जहां या वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और आप लोग बात कर रहे थे मुस्लिम वोट बैंक की। अगर मुस्लिम वोट बैंक तक ये मैसेज पहुंच गया जो केजरीवाल बोल रहे हैं बार बार कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं, तो वो जानते हैं अरविंद केजरीवाल कि इसका सीधा फायदा उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि 2020 में जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा प्रेशर था अरविंद के ऊपर कि वो वहां पे जाएं, लेकिन वो नहीं गए। वो उस बात को समझते थे और मीडिया कैमरे के सामने जब वो इंटरव्यू देते थे तो आखिर में हनुमान चालीसा गा के खत्म कर देते थे। हाँ। तो उन्होंने वो हिंदू कार्ड तब भी खेला था, वो अभी भी खेल रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल, एक सेकंड आदेश। के पास कोई शिवांशु हैं हमारे दर्शक, शामली वासी हैं, वो कह रहे हैं, वो आपके नजदीक के ही हैं, मतलब बीच में यमुना ही है आपके गांव और शामली के बीच। आप मुस्लिम वोट इतने नहीं खोएगी। जी बिल्कुल, आप मुस्लिम वोट इतने नहीं खोएगी जितने सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी से वोट छीन लेगी। केजरीवाल यही कर रहे हैं। तारीख समझते हैं लोग। हाँ देखिए, केजरीवाल बड़े समझदार पॉलिटिशियन है और उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये वाला स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उन्हें हराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मैसेज मुस्लिम वोट बैंक में गया तो वो वोट बैंक उन्हीं के पास आएगा, जो कि एक बड़ा तबका है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि राहुल गांधी के जरिए कि वो संविधान सम्मेलन और दलित और संविधान के जरिए जो राजनीति कर रहे हैं आज के दौर में, उनकी राजनीति SC ST और OBC की चल रही है। प्लस वो चाहते हैं कि संविधान के मुद्दे के जरिए कम से कम मुसलमान और दलित वोट बैंक इकट्ठा अगर हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को इस बात को लेकर कन्विंस किया कि हमारा जो खानदानी दुश्मन है वो बीजेपी है राजनीतिक रूप से, लेकिन जो हमारा जो नया दुश्मन है, जो हमें हर राज्य में खत्म कर रहा है, जो पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में कर चुका है, हमें पहले उससे लड़ना चाहिए। राहुल गांधी उनकी बात माने। लेकिन एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैंसिल की गई अजय माकन की, उसमें उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। इस बीच में कई सारे इंडिया अलायंस के लोगों ने राहुल गांधी को फोन किया, कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी मान गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, शरद पवार, TMC और अखिलेश यादव ने अरविंद को अपना समर्थन दे दिया। ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लगी कि जब हमने आपकी बात मान ली, आपका कोई वोट बैंक यहाँ पे नहीं है, इंडिया अलायंस के सहयोगियों को न्यूट्रल रहना चाहिए था। उसके बाद राहुल गांधी ने सीलमपुर में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधा अटैक किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर की जो राजनीति थी वो उभर के सामने आई, और जो नुकसान आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस को लेके, अरविंद वर्सेस जो कांग्रेस चल रहा है, ये इसके रिपरकशंस हैं। तो पर कांग्रेस तो अपना आकलन कर रही है 12 से 15। आपका आकलन क्या है आदेश? कांग्रेस खाता खोल पाएगी, डबल डिजिट्स में आ पाएगी, या सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। 2 टर्म से वो 0 पे खड़े हुए हैं। उनके पास जो है पाने के लिए है। अगर उनका वोट शेयर बढ़ता है तब भी उनके लिए अच्छा है। नहीं, वो अगर मगर नहीं, आपका आकलन पूछ रहा हूं। कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था अभी। हाँ मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, अभी चुनाव खड़ा नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी को एज है, लाभार्थी वर्ग उसके साथ है, लेकिन एक लाभार्थी वर्ग बीजेपी का भी है जो राशन लेता है उनसे 5 किलो का जो अनाज और चावल जो जाता है। तो दोनों तरफ लाभार्थी वर्ग है, लेकिन आम आदमी पार्टी को फिलहाल एज है। मैं आपको अपना सही आकलन दूंगा करीब 25 तारीख के आसपास, क्योंकि आखिरी हफ्ते में जाके चुनाव सेटल होगा। अभी कुछ कह देना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है इसमें। एक वो एक मेरा वो ठीक नहीं है जो वोट बैंक है। PCR क्या संजय अभी हैं हमारे साथ? मैं संजय से ये सवाल संजय चले गए हैं तो विजय आपसे ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा। फोन पर है, एक सेकंड नहीं, फोन पर है तो फोन संजय आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। हाँ संजय, एक पूर्वांचली फैक्टर, बहुत बड़ा ये फैक्टर अब दिल्ली की राजनीति में बन गया है। 30% लगभग मतदाता,
और पूर्वांचलियों को लेकर भाई रोहिंग्या से कंपैरिजन की है क्या नड्डा साहब ने, या उनका अपमान कर दिया अरविंद ने कि ये बिहार से ये सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पर मुफ्त में इलाज करवाते हैं, या एक ऋतुराज झा को, झा समाज को कुछ और कह दिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। पूर्वांचली वोट जो दरअसल ज्यादा विधानसभा में, लोकसभा में तो बीजेपी के साथ जाता है, विधानसभा में अरविंद के साथ जाता है, वही पुराना सिस्टम ही बना हुआ है या छिटक गया है पूर्वांचली वोट, बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है वो? देखिए संदीप, मुझे लगता है मुस्लिम और दलित मतदाताओं से ज्यादा दुविधा पूर्वांचली वोटरों के बीच में है कि वो उनके साथ जाना है। आपने ठीक कहा, अगर 2020 या 15 के चुनाव को देखें, उस वक्त तो एक मुश्त वो अरविंद केजरीवाल के साथ जा रहा था। कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पूर्वांचली वोट बड़ी संख्या में है, और उन कंस्टिट्यूएंसी में अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हार का अंतर देखेंगे, जीत का अंतर बड़े मार्जिन से, वो साफ दिखाते हैं कि पूर्वांचली वोट उनके पक्ष में गया था। दुविधा है उनके मन में, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पासा और आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवार, 12 पूर्वांचली उतारे हैं मैदान में, जबकि बीजेपी ने 6 ही दिए। दुविधा उनके मन में सबसे ज्यादा है कि जाना किनके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ जाए कि बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि उनके लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहना मतलब बहुत ज्यादा लॉयल दिखाई नहीं पड़ते। उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ भी अगर आप जाएं तो उन्हें फायदा मिल सकता है। कुछ बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो पूर्वांचली इलाकों से आते हैं और बीजेपी आगे करने की कोशिश कर रही है। राकेश भाई, पूर्वांचली किसके गले की हड्डी बन सकता है? देखिए, दिल्ली के मतदाताओं को 2 पार्ट रखिए, एक सोसाइटी में रहने वाला, एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला। 2 पार्ट में आप देखेंगे कि सारे राजनीतिक दल जो है राजनीतिक मुद्दों को झुग्गी बस्तियों में पार्क कर दिए। और क्योंकि पूर्वांचल के लोगों की बहुतायत में मैं कहूंगा कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, तो जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ था, बड़ा लाभार्थी वर्ग, क्योंकि 30% वोट लगभग जो माना जा रहा है, उसमें आपका पूर्वांचल के लोग हैं। पूर्वांचल में ही आप देखेंगे कि ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, तो सारा जाति का एक बुके भी वहां पे झुग्गी बस्तियों में मिल रहा है। तो इसी हिसाब से जो भाजपा को जाता था लोकसभा में, विधानसभा में केजरीवाल को साथ जाता था, इस बार केजरीवाल जी ने इसीलिए ये एक नया दांव खेला है कि किराएदारों को भी हम सुविधा पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे, पूरे दरवाजे खोल दिए तो गए। अब उसमें यह है कि पूर्वांचल के अधिकांश लोग किराए के मकान में रहते हैं। उनके इस दांव से निश्चित तौर पे उनको फायदा होगा, क्योंकि जो बिजली का बिल है, मैं किराए में रहा हूं संदीप भाई, इसलिए मैं बता दूं कि वहां 2 मीटर लगते हैं। एक मकान मालिक का मीटर होता है, एक किराएदार का सब मीटर होता है। मकान मालिक बिजली माफी का तो अपना पूरा फायदा उठाता है, लेकिन किराएदारों को बिजली माफी का कोई फायदा नहीं मिलता। उसी तरह से जल वाले में भी होता है, पानी का भी उनको फायदा नहीं मिलता। तो एक बड़ा वर्ग जो है, चाहे वो पूर्वांचल का हो या दूसरे राज्यों का हो, इस किराएदारी वाला जो एक नया मुद्दा है, उससे मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और इसी पूर्वांचली को एक क्विक कमेंट आपसे भी विनोद, मैं झुग्गी झोपड़ी तक भी ले जाऊं। अब झुग्गी की जगह पक्का मकान का वादा कर रही है बीजेपी, और कीजिए तो झुग्गी तोड़वा देते हैं, ऐसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक किसका राजमहल या शीश महल सजाती दिखाई देगी? देखिए, जहां तक हमारी घरों में जो मेड्स काम करती हैं, हाँ, अगर उनकी बातचीत से जो हमको अंदेशा लगता है वो ये है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है। झाड़ू, आम आदमी नहीं बोलते, वो झाड़ू बोलते हैं, झाड़ू के साथ हैं। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि ये बस्तियां उजाड़ देंगे, झुग्गी झोपड़ी उजाड़ देंगे बीजेपी वाले जब आएंगे, तो जमीन हथिया लेंगे। वो एक तरह से डर पैदा करना चाहते हैं बीजेपी का इन लोगों के मन में। देखिए, नए मकान मिलते हैं लेकिन दशकों लग जाते हैं उसमें। जी 20 सेकंड प्लीज। के भेज दिया आपको, दशकों लग जाते हैं नए मकान मिलने में। तो लोग इस बात को समझते हैं और सब लोग इमीडिएट बेनिफिट चाहते हैं। अब जनता इंतजार नहीं करना चाहती, ये पर्कुलेटिंग डाउन द, वो पर्कुलेशन पे नहीं विश्वास करती। नहीं, अब तो एक हाथ ले एक हाथ दे, दो हमें कुछ, हमें दो, हम आपको वोट दे देंगे। और इसीलिए ये रेवड़ी कल्चर, ये फ्री की दुकान तो खुली गई है। अब इस दुकान में किसका मकान सजेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी जैसा आदेश ने कहा,
पूरा अच्छी तरह से बैठा नहीं है चुनाव। मतलब जो होते हैं ना मुद्दे, वो घर कर जाएं, अभी बहुत कुछ बदलेगा। पर फिलहाल जहां 2 महीने पहले लग रहा था डिसएडवांटेज आम आदमी पार्टी, अब वो थोड़ा क्या आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पर अभी बहुत कुछ बदल सकता है और हमने देखा है बदलते हुए भी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।